अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार तो दबा के चल रही है। अभी तक अमेरिका ने $60 बिलियन की एडिशनल हेल्प अप्रूव की है और अभी रशिया के एक एयरपोर्ट पे हमला हुआ है और एक बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल से हमला हुआ। वो मिसाइल अमेरिकन मिसाइल था जो कि अमेरिका ने रशिया को चुपचाप दे दिया था और रशिया के सब्र को आजमा रहे हैं। अमेरिका रशिया को हद से ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है कि वो जंग को आगे बढ़ाए। और अगर जंग, एक मिसाल है, रशिया ने एक छोटा सा भी हमला नेटो के किसी ऊपर कर दिया ना, तो ये जंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। अब है ना, अमेरिका का मीडिया चेचनिया के इशू को वापस उभार रहा है। जब रशिया, सोवियत यूनियन टूटा था तो कई कंट्रीज़ आज़ाद हुए थे। जॉर्जिया, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, कज़ाकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिस्तान वगैरह वगैरह। तो अमेरिका की खुशियाँ थीं कि चलो सोवियत यूनियन टूटा, लेकिन फिर वो मेनलैंड रशिया को भी तोड़ना चाहते थे, जिसमें दागिस्तान और चेचनिया, दो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे, उनकी भी आज़ादी के लिए अमेरिका ने सपोर्ट की थी। और दागिस्तान और चेचनिया की आज़ादी के लिए पाकिस्तान की जमात इस्लामी मुजाहिदीन प्रोवाइड करती थी, उनको ट्रेनिंग देती थी चेचनिया के मुजाहिदीन को। और रशिया में टेररिज्म की एक लहर चली थी और चूंकि उस वक्त रशिया में बोरिस येल्सिन एक अमेरिकन एजेंट था, उसकी हुकूमत थी, तो रशिया उस जंग को कंट्रोल नहीं कर सका। और 1990s और 2000s, अर्ली 2000s तक रशिया में ये मामला चलते रहे और चेचनिया की जो टेररिज्म थी, चेचन्स की और दागिस्तान की, वो पीक पे चली। लेकिन फिर व्लादिमीर पुतिन जब आए और उन्होंने आते ही इस इशू को कंट्रोल किया और चेचनिया के जो मुजाहिदीन का जो चीफ था अहमद कादिरोव, उसको पुतिन ने चेचनिया स्टेट का चीफ बना दिया। वो बोला तुम यहाँ पे हुकूमत करो, लेकिन रहोगे रशियन, जैसे प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे भारत में स्टेट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वगैरह हैं। इस तरह अहमद कादिरोव जो कि मुजाहिदीन का चीफ था, उसको चीफ ऑफ द स्टेट बना दिया और मामला ठंडे पड़ गए। चेचनिया की जो टेररिज्म थी बंद हो गई। 2007 में ये मर गया तो उसका बेटा रमज़ान चीफ बना दिया गया। और यह है कि इस रमज़ान ने अभी जो यूक्रेन रशिया वार है उसमें हज़ारों चेचनियन फौजी रशियन फौज के लिए प्रोवाइड किए हैं ताकि वो यूक्रेन में जंग लड़ सके। लेकिन अब अमेरिका वापस चेचनियंस के अंदर जिहाद को प्रमोट कर रहा है और उनको आगे बढ़ बढ़ के हमला करने की दावत दे रहा है। और यूक्रेन के ज़रिए अमेरिका जो ख़तरनाक मिसाइल दिए हैं, तो इसके जवाब में अब रशिया ने भी ख़तरनाक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। एक बम है जिसका निकनेम है फादर ऑफ ऑल बम। ये ATBIP एविएशन थर्मोबारिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर, ये यूक्रेन के खेमेलिनिस्की के अंदर जो हथियारों का डिपो था उस पे मार के यूक्रेन ने तबाही फैला दी। अजीज़ दोस्तों, बात अमेरिका और रशिया और इसकी निकली है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन अभी चाइना के दौरे पे गए थे और चाइना के दौरे पे सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन की जी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने चाइना के जी जिनपिंग को यही कहा है कि हमें मिल के इश्यूज़ को सॉल्व करना होगा। हम अमेरिका अपने इंटरेस्ट और अपनी वैल्यूज़ को डिफेंड करेंगे, लेकिन हम चाइना के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं।
यही अमेरिका का हिसाब किताब है कि चाइना के खिलाफ एक तरफ से प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, एक तरफ से ताइवान को भी प्रोवोक किया जा रहा है, एक तरफ से भारत को पुश किया जा रहा है कि चाइना से लड़ पड़े। लेकिन दूसरी तरफ जैसे भारत की चाइना के साथ ज़बरदस्त ट्रेड चल रही है, ऐसे अमेरिका की भी चाइना के साथ ज़बरदस्त ट्रेड चल रही है और उसको वो कर नहीं सकते। लेकिन चाइना ने सेक्रेटरी ब्लिंकन को बिल्कुल उनकी औकात पे रखा। जब वो आए तो एयरपोर्ट पे सिर्फ एयरपोर्ट का जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है ना, वो जाके रिसीव करने गया, बाकी अमेरिकन एम्बेसडर और अमेरिका की एम्बेसी का स्टाफ मौजूद था। और जब वो गए तो वो एयरपोर्ट का प्रोटोकॉल ऑफिसर भी उनको छोड़ने नहीं आया और अमेरिकन एम्बेसडर एयरपोर्ट पे सेक्रेटरी ब्लिंकन को प्राइवेट गाड़ी में जाके उनके जहाज़ तक छोड़ के आ गया। कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, कोई इनको वो नहीं दी गई। अजीज़ दोस्तों, ऐसे में मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया गया, अमेरिका का झंडा उतार के फ़लस्तीन का झंडा लगा दिया गया और इस वक्त सारी यूनिवर्सिटीज़ को टेक ओवर कर लिया है इन प्रोटेस्टर्स ने। और उसमें अमेरिकन आर्मी की अमेरिकन पुलिस की बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटीज सामने आ रही हैं। और मैं हमेशा मेरे को जो सही लगता है वो बात करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका ने JNU यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट के ऊपर काफ़ी प्रोपेगेंडा किया था तो मैं इनके पुलिस ब्रूटलिटीज़ को वो करूँ। ये ब्रूटलिटीज से ही मामला रुकेगा। यहाँ पे यूरोप में टेक ओवर कर लिया है हर वीकेंड पे, सैटरडे संडे पूरा लंदन, पूरा ऑक्सफोर्ड, पूरा UK इन्होंने टेक ओवर किया हुआ होता है। और पॉलिटिकली इनकी गवर्नमेंट है एक तरह से। स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ है जो कि एक रेसिस्ट आदमी है और इंतहाई जिहादियों का चीफ है वो। और अब उसके खिलाफ एक मूवमेंट चली है। होपफुली बहुत जल्द स्कॉटलैंड से फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ लंदन में जो सादिक खान बैठा है ना, उसकी छुट्टी होने का फिल वक्त मुझे तो डर है कि चांस नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ को टेक ओवर इसलिए किया है कि एक मामूली मिसाल ले लें कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग कहाँ से आती है। सबसे ज़्यादा फंडिंग, देखिए ये तो मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 3.28 बिलियन डॉलर कतर दे रहा है, 1.7 बिलियन चाइना दे रहा है, 1.4 बिलियन सऊदी अरब दे रहा है, 635 मिलियन इमारात दे रहा है, 338 मिलियन कुवैत दे रहा है, 141 मिलियन रशिया दे रहा है, 81 मिलियन तुर्की दे रहा है, 45 मिलियन इराक दे रहा है, 21 मिलियन लेबनान दे रहा है और 6 मिलियन पाकिस्तान भी दे रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि फिर ये यूनिवर्सिटीज़ इनका प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगी तो और क्या चलाएंगे, मुझे आप ज़रा ये बता दें। तो पूरा टेक ओवर किया हुआ है, अमेरिका की सरकार ब्रूटली इसको ख़त्म करने में लगी हुई है। इसके पीछे क्या कारण? तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका में मामलात बिल्कुल ही ख़राब हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, पॉलिटिकली और दीगर सारे हिसाब किताब में अमेरिका की सोसाइटी डिक्लाइनिंग में है। और ऐसे में लेफ्ट इकोसिस्टम पूरी कोशिश कर रहा है कि बाइडन एक बार फिर आ जाए। बाइडन से चला नहीं जा रहा, उसको ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं। वो एक गुड्डा होता है ना, गुड्डा, वो पक्का पपिट है, उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के चलाए जा रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिकन डीप स्टेट की पॉलिसीज़ को फॉरवर्ड कर रहा है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, इस सिचुएशन में अमेरिका इस दुनिया के लिए एक बोझ बनता जा रहा है और लेट्स सी कि ये बोझ कब ख़त्म होगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।
Well, once again we see multiple violent tantrums from the religion of permanent offence. Some things never change, do they? Once again we see Islam self-detonate, if you'll pardon the expression, and show once again why it's about as welcome on this planet as an asteroid. Once again we see thousands of Islamic nutcases take time out from beating up their wives to show their sensitive side. How? By smashing up the towns they live in, egged on by clerical ignoramuses whose motives are even lower than the literacy level of their followers. And once again we in the civilized world are being urged to censor ourselves out of respect for a religion that violates the human rights of half the people on the planet and that doubles as a political ideology indistinguishable from Nazism. It would be funny if it wasn't so obscene. Or should that be the other way round? To call these riots infantile and imbecilic is to give them a dignity they don't deserve. They can only be described as Islamic. Let me get this straight. We're supposed to show tolerance and respect for a religion that doesn't know the meaning of either word and goes out of its way to prove it every day. We're supposed to amend our values to accommodate a religion that accommodates nothing and nobody. Dream on, people. It's not going to happen. Because with Islam, it's always a one-way street. We've learned that lesson the hard way. We can't afford any more tolerance and respect. We've been sucked dry. And we become weary of manufactured Islamic grievance. It's such a bore that now when we hear some bearded buffoon or some bag-headed bimbo telling us how offended they are, we can't even be bothered to laugh anymore. Not even when the Turkish Prime Minister hilariously demands that Islamophobia now be made a crime against humanity, when, given the evidence, there's a much stronger case for making Islam a crime against humanity. Besides, Turkey is already hypocritically guilty of one of the worst crimes against humanity in history, the Armenian genocide, a crime it doesn't even have the balls to admit to. When Muslims start showing the same level of outrage about things that are genuinely offensive, like the thousands of women and girls who are murdered and mutilated and raped every year in their countries, then we might take them a bit more seriously. As it is, there is nothing on this planet less deserving of sympathy or respect than Muslim outrage. Indeed, there's something deeply comical about it. It's so contrived and so cringingly unself-aware, it's impossible to take seriously, even if we wanted to, and nobody in their right mind wants to anymore. There was a time when Islam was given the benefit of the doubt by many people in the West. Now we think it's poison and we wish we'd never heard of it, because 20 years of baseless grievance mongering and knee-jerk offence have shown us this religion for what it really is, and now we don't like it, we don't trust it, and we are never going to respect it. And we don't care how Muslims feel about that. Everything's an insult to this religion. Everything causes offence. Well, nobody gives a damn anymore, people. You've done it to death. You've killed the goose that laid the golden egg. So now, if you're an offended Muslim, go stick your head in the oven for all we care. And if you think that if you keep up the violence, the West will eventually cave in, it's not going to happen. Even if the politicians want it to, the people won't allow it. We'll carry on speaking our minds openly and freely, because it's our birthright and it can't be taken away from us. It can only be given away, and we are giving Islam nothing, because Islam gives us nothing. It's a religion permanently on the take. Gimme, gimme, gimme is all we ever hear. Gimme respect, even though I haven't earned it. Gimme special treatment, or I'll be offended and you'll be a racist. Well, we're sick and tired of hearing it. We're sick and tired of Islam, and we're sick and tired of the needless conflict and intimidation that comes from this religion at every turn. All week we've heard Muslims telling us that we in the West need to understand how important the Prophet is to them. We do understand, and we don't care. That's the point. We don't care now, and we are never going to care. Get used to it. We don't give a damn about your feelings. Our feelings are more important, and our feelings tell us that we're sick to the back teeth of hearing about your religion, so stick a sock in it. And no amount of violence is going to change a thing. The more you riot and scream and shout, the less we're going to listen. It'll simply stiffen our resolve not to be bullied and pushed around by people whose values we don't respect, because you've given us no reason to respect them, and, more to the point, because you are incapable of giving us such a reason.
In short, we will not be told what we can and cannot say. Not by you, not by anybody, not now, not ever. No matter how many flags you burn, no matter how many embassies you attack, free speech will prevail and you'll suck it up and like it.